Hello students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट को आज स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो उसमें फर्स्ट चैप्टर है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी कि नाभिकीय रसायन। और आज हम उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं का परिचय प्राप्त करेंगे यानी इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आपकी ये सिलेबस की लास्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट्स हम पूरी पढ़ चुके हैं और 5वीं यूनिट में आपके चूँकि 2 चैप्टर हैं, एक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो हमारा आज का जो लेसन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये आपकी 5th यूनिट का फर्स्ट लेसन है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री या नाभिकीय रसायन का परिचय हम उसकी परिभाषा से लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस in which composition of nucleus, structure and nuclear reactions are studied. नाभिकीय रसायन साइंस की या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नाभिक का कॉम्पोजिशन यानी उसका संगठन, उसकी संरचना और विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं की स्टडी या उसको पढ़ाया जाता है। अब हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के मूलभूत कण। फंडामेंटल पार्टिकल्स आर दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फिनोमेना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स associated with nucleus. The one which are always resides in the nucleus among with protons and neutrons are important and jointly called nucleons. नाभिक के मूलभूत कण वे कण होते हैं जो नाभिकीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम कहें तो नाभिक से संबंधित मूलभूत कण 2 प्रकार के हैं। एक वो जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिन्हें हम कॉमनली या संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स उदासीन होते हैं। न्यूक्लियॉन्स चूँकि नाभिक का अधिकांश भाग घेरते हैं, इसलिए किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक की निश्चित द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या न्यूक्लियाइड कहलाती है। अब स्थायी मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं या अस्थायी मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, हम इन शॉर्ट्स उनके सिर्फ नाम से परिचय ले लेते हैं। स्थायी मूलभूत कण जो होते हैं यानी कि स्टेबल फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, उनमें मुख्य रूप से 6 को माना जाता है। मैं आपको उनके नाम बता रही हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो कण हैं जो नाभिक के चारों ओर बाह्यतम गोले में उपस्थित होती है और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6021 × 10⁻19 होता है और इसको हम E- से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसे हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा कण है पॉजिट्रॉन। ये कण एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर इकाई धनावेश होता है। फिर है एंटी प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन की सहती या मास के बराबर होते हैं और ये ऋणावेशित कण होते हैं जिन्हें एंटी प्रोटॉन्स कहा गया। इसको P- के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर हैं फोटॉन्स जो ऊर्जा के क्वांटम के बंडल कणों के गुणों के रूप में पाए जाते हैं और जिनको वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्वांटम माना गया है, जिन्हें गामा से प्रदर्शित करते हैं। और एक होते हैं ग्रेविटॉन जिन्हें गुरुत्वीय ऊर्जा या प्रारंभिक कण माना गया है, जो कि ऊर्जा की इकाई होता है और उसे G के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनके अलावा 2 अस्थायी मूलभूत कण यानी कि अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें मुख्य रूप से है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं होता। और दूसरे हैं मीसॉन्स जो कि नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा नाभिक में ही सूक्ष्म कण के रूप में उपस्थित होते हैं और इन्हें मीसॉन कहा जाता है। अब इन सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद हम बात करेंगे 2 और टर्म्स की जो है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स यानी कि समभारिक और समस्थानिक। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है।
पहले हम बात करेंगे आइसोबार्स की, यानी कि समभारिक की। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। वे रासायनिक तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग या भिन्न होती है, उन्हें हम समभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या का योग तो समान होता है लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या असमान होती है, समभारिक कहलाते हैं। ये विभिन्न तत्वों के न्यूक्लियोइड्स होते हैं और इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं और इनका जो एग्जाम्पल है वो है 18He40, 19K40, 20Ca40, यानी कि हीलियम, उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ये सब आइसोबार्स हैं जिनमें 18, 19 और 20 तो हैं प्रोटॉन्स। ये 18 हीलियम 40 नहीं है, इसे हम आर्गन पढ़ेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 18 आर्गन 40 है ये। और इनमें हम देख रहे हैं कि 18, 19 और 20 प्रोटॉन है, लेकिन इनका जो मास नंबर है यानी कि इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो सबकी 40 है। तो ये आइसोबार्स या समभारिक तत्व होते हैं। दूसरे होते हैं आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। Isotopes are the nuclide of same atom having same atomic number but different mass number, यानी कि वे रासायनिक तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं तो समान होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है पर उनके न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग हो सकती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में इनको एक ही स्थान पर रखा जाता है, इसीलिए इन्हें समस्थानिक भी कहते हैं। इस प्रकार एक रासायनिक तत्व के 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, जैसा हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है 1H1, 1H2 एंड 1H3। इन सब की परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान भार इनका अलग अलग है। तत्व के जो सभी समस्थानिक होते हैं वो प्रकृति में भी एक साथ स्थिर अनुपात में होते हैं और अधिकांश से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम इनमें स्टडी करते हैं, पर वो हमारा इस टॉपिक में अभी उसका इंक्लूजन ज़रूरी नहीं है। अगला जो हमारा इससे संबंधित टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक का स्थायित्व या उसका NP रेशियो। NP रेशियो क्या होता है, उसके द्वारा हम नाभिक का स्थायित्व न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के अनुसार कैसे समझा सकते हैं, ये इस चैप्टर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसको इंग्लिश में रीड नहीं करके आप इसे साथ साथ पढ़ें, मैं इसको हिंदी में बोलूँगी। अ न्यूक्लियस इज स्टेबल इफ इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर कॉन्फिगरेशन विदाउट एडिंग एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। वह नाभिक जो किसी दूसरे नाभिक में परिवर्तित नहीं होता वह स्थायी नाभिक होता है। ऑफ द 1000 ऑफ न्यूक्लियाइड्स दैट एग्जिस्ट अबाउट 250 आर स्टेबल। हज़ारों की संख्या में जो न्यूक्लियाइड्स हैं उसमें से 250 ऐसे हैं जो स्थायी हैं। और अ प्लॉट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई reveals that the stable isotopes fall into a narrow band। स्थायी नाभिकों में हम ये कह सकते हैं कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा स्थायी होता है। स्थायी नाभिक में पाए जाने वाले जो गुण हैं उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से अधिक होती है। तो स्थायी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अनुपात है वो 1 या 1 से ज़्यादा होता है और इस अनुपात को हम एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उस ग्राफ को सेगर चार्ट भी कहते हैं, जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ होता है। ये ग्राफ अभी हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। 1:1 का रेशियो अगर है तो एक स्ट्रेट लाइन इसमें हमें मिलेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन का हम अगर बात करें तो वहाँ 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है, जो NP रेशियो है, वो 1:1 है।
भारी स्टेबल न्यूक्लियाई में अगर हम बात करें जहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होती है, वहाँ हम आयरन को ले सकते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन्स 30 होते हैं और प्रोटॉन्स 26 होते हैं, यानी कि वहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1:15 होता है। इसी प्रकार अगर हम लेड 207 की बात करें तो वहाँ 82 प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन्स की संख्या 125 होती है, यानी NP रेशियो 1.52 होता है। इस ग्राफ को अब आप देखें, इस ग्राफ में ये एक NP रेशियो को प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ है। ग्राफ में हमें कुछ जो रेखाएं मिल रही हैं, उसमें एक जो सीधी रेखा है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर है, यानी कि इस रेखा पर NP रेशियो 1:1 होता है, और जो नाभिक इस काल्पनिक रेखा पर पाए जाते हैं उनमें परमाणु संख्या 1 से 20 तक होती है, जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या में जब बढ़ोतरी होती है, 20 से ज़्यादा होती है, तो वहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ने लगता है। जैसा हमने अभी बात की कि प्रोटॉन या परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ क्या होगा, प्रोटॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये प्रतिकर्षण बल जब बढ़ता है तो नाभिकीय स्थायित्व के लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होने लगती है, और इस वृद्धि के कारण न्यूक्लियाइड स्थायित्व होने लगता है या स्टेबल होने लगता है। परमाणु नाभिक जिनका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का रेशियो इस स्टेबल पट्टी से ऊपर या नीचे होता है, वे अस्थायी होते हैं, और ये अस्थायी नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए विघटित होते हैं या डिकम्पोज होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में इस तरह से परिवर्तित होते हैं जिससे उनका जो स्थायित्व है वो इस स्टेबल स्ट्रिप पर आ जाए। इस प्रकार जो विघटन होता है उनका, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के अनुपात पर निर्भर करता है। यदि ये अनुपात अधिक होता है तो विघटन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार होती है कि अनुपात में कमी आ जाए, और यदि अनुपात कम होता है तो विघटन प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि उसके अनुपात में बढ़ोतरी हो जाए। अब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विघटन की जो प्रक्रिया है वो दो तरह से समझाई जा सकती है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात ज़्यादा होता है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या को कम करके अनुपात को कम किया जाता है। इसमें हम एक चीज़ और देख रहे हैं, वो है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, वे न्यूक्लियाइड जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही सम संख्या में होते हैं, इन विशेष प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या वाले नाभिक असाधारण रूप से स्थायी होते हैं, और ये जो मैजिक नंबर है वो है 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 114। तो इस प्रकार सम संख्या में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रखने वाले नाभिकों की संख्या सिर्फ 8 होती है। इस डायग्राम से हम इस मैजिक नंबर को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट शेल को पूरा करता है। एंड दीज आर ऑल्सो सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉन शेल ऑब्जर्व्ड फॉर द नोबल गैसेस. The strands in nuclear stability may be rationalized by considering a quantum mechanical model of nuclear energy state. ये सारा जो डिटेल है वो हम अब चूँकि हमने यह एनर्जी स्टेट की बात की है तो हमारे पास एक और टर्म आती है, वो है बाइंडिंग एनर्जी। उसके पहले एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ और समझ लें कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है वो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। हालांकि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट द न्यूक्लियस इज़ हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय अ शॉर्ट रेंज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन फिर भी न्यूक्लियस बंधित रहता है एक बहुत छोटी परास वाले लेकिन प्रबल बंधों के रूप में, जिसे प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। दिस मिसिंग मास इज़ द मास डिफेक्ट।
The nucleus has less mass than the total mass of its constituent nucleons. दोनों जो न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों के टोटल मास से जो नाभिक का मास होता है या द्रव्यमान होता है वो कम होता है, और ये जो कमी है इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। और ये जो मास डिफेक्ट है वो आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार मास एनर्जी रिलेशनशिप से बंधा है, E = mc²। तो ये जो ये जो मास डिफेक्ट है इसको समझाने के लिए बाइंडिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा एक टर्म हमें प्रस्तुत की गई। और ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है इसकी आप पहले परिभाषा देख लें कि पर न्यूक्लियन टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी आइंस्टीन के अगर अनुसार हम बात करें तो एक परमाणु के बनने में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यही ऊर्जा न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधे रखती है। इस प्रकार ये ऊर्जा नाभिक के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, और इसे ही उसकी बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और हर एक नाभिक के लिए इसका एक विशिष्ट मान होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो उसके न्यूक्लियॉन्स द्वारा उसके नाभिक के बनने पर मुक्त होती है, या बंधन ऊर्जा नाभिक को उसके न्यूक्लियॉन्स में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा नगण्य होती है और किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो उसकी बंधन ऊर्जा को निकाला जा सकता है। The concept of nuclear binding energy is based on the Einstein equation E = mc²। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा न्यूक्लियस के कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हैं। सो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो प्राथमिक तौर पर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है, लेकिन ये जो सम है वो हमेशा न्यूक्लियर के मास से ज़्यादा होता है, और इसे न्यूक्लियर के मास की और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कंबाइंड द्रव्यमान या मास की डिफरेंस, जैसा हमने कहा मास डिफेक्ट होती है, यानी कि द्रव्यमान क्षति होती है। और द्रव्यमान क्षति को हम शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन द्वारा एक परमाणु के बनने पर द्रव्यमान में जो कमी होती है उसे द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहा जाता है। And if we know how much mass defect is utilized, we can convert it into binding energy using Einstein equation। तो यदि हमें किसी परमाणु के बनने पर उसकी द्रव्यमान क्षति कितनी है ये पता हो तो हम उसे आइंस्टीन की अभिक्रिया के द्वारा एनर्जी या ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमारी इक्वेशन है ΔM जो कि मास डिफेक्ट है, इट इक्वल्स द मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ reactants। Experimental mass of an atom and calculated mass of atom, and it converted into mass energy relationship of Einstein, delta E = delta M into c²। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर रहा इसमें नाभिकीय रसायन में या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के साथ स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, NP रेशियो क्या होता है यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो कि नाभिकीय स्थायित्व को समझाता है। इसके अलावा स्थायित्व के लिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी और उसकी द्रव्यमान क्षति में क्या संबंध है ये हमने अपने इस लेक्चर में आज पढ़ा। आई होप कि ये चूँकि लेसन आप बहुत समय बाद पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आया होगा। आप वर्ड टू वर्ड हिंदी ना करें, और इसको जो आपसे बोला गया है उसे अगर आप 1 या 2 बार सुनें और उसके साथ अपनी बुक को रेफ़र करें तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।